क्लास 10th की, तो इसमें मैथ पढ़ेंगे और साइंस। साइंस में आपको तीनों पढ़ाएंगे हम, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और बायो भी पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर है। इसमें अच्छा आपका बैलेंस और अनबैलेंस के लिए सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड में देता है। दूसरा चैप्टर है एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड साल्ट्स। तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग पूरा डीपली के साथ पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर, जो बहुत मजा आने वाला है, कार्बन चैप्टर। पांचवा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक। ये चैप्टर बहुत मजा आता है। छठा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री का अगर एक चैप्टर को पकड़ेंगे तो पहले हम लोग उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक। का अगर ये पहला चैप्टर जो इसका केमिस्ट्री का, अगर इसको हम लोग पूरा पढ़ लिए, नोट भी बना लिए, पीछे का एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है उसको भी बना लिए, उसके बाद हम लोग फिर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर लाइट चैप्टर है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बायोलॉजी में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर ये। लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट है न्यूट्रिशन। तो इस तरह के क्या करेंगे कि साइंस का प्रत्येक सब्जेक्ट का, साइंस में प्रत्येक जो आपका क्लासिफिकेशन है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, पहला चैप्टर को हम लोग बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा चलेंगे, फिर उसी तरह फिजिक्स का दूसरा चलेंगे, रिफ्लेक्शन, बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर चलेंगे हम लोग, जो न्यूट्रिशन के बाद जो आपका आता है, चाहे आप रिस्पायरेशन, तो उस तरह का हम लोग पढ़ेंगे। तो अब क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक हो गया क्लास। अब टॉपिक मानिए, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? अब अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को परिवर्तन, एक्सचेंज होते हुए देखे हैं। देखें, जैसे कोई जलावन है, उसको जलाए हैं, धुआं बना है, फिर वो पूरा नई अवस्था जो बनी है उसको फिर आप चाहेंगे कि पुरानी अवस्था में लेकर आए, आप नहीं ला पाएंगे, तो वहाँ रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन के साथ नई चीज बना दिया। अब मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए तो वो जो है सफेद कलर का जो है श्वेत चमकदार जो है चमकीला पदार्थ निकाल देगा, चमक लाइट निकाल देगा। तो इस तरह का क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन यानी एक चीज का दूसरे चीज के साथ मिलता है और नए चीज का निर्माण कर देता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक। केमिकल रिएक्शन, तो डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं रासायनिक समीकरण का।
रासायनिक अभिक्रिया का कि जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, तो हम क्या डिफिनेशन में लिखें कि जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर, मतलब पदार्थ जब एक या एक से अधिक अभिक्रिया कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप जलाते हैं तो ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका निर्माण करता है। तो देखो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ आपस में क्या हो, अभिक्रिया करा। अभिक्रिया करने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका नए गुण वाले का निर्माण कर दिया है। साथ में यहाँ उपस्थिति में श्वेत चमकदार आपको उसमें लाइट भी प्राप्त होगा। इस बार का बिहार बोर्ड में पूछा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जो लाइट निकलती है, रोशनी जो निकलती है, वो कैसा निकलता है, व्हाइट। ठीक, ये हो गया जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करने निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली अवस्था हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली अवस्था, तो जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब होगा तो क्या क्या होगा। रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना होगा, ताप का निकलना, और साथ में अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, चाहे तो वो रंग में परिवर्तन होगा, गैस निकलेगा, ताप का निकलना होगा, अवक्षेप का बनना होगा। तो अब देखो, रंग में परिवर्तन, इसको हम लोग पूरा या नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। देखो, रंग में परिवर्तन होगा अगर आप जो है लिटमस पेपर को, किसको, लिटमस बैंगनी कलर का होता है, ये बात पता है। आप अगर इसको एसिड में डालते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो गया, रंग में परिवर्तन। गैस का निकलना, तो अब देखिए, जैसे कि गैस का निकलना, कोई भी धातु को अगर आप
अम्ल में अगर डालते हैं तो वो तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या निकलता है, गैस निकलता है ना, पढ़े हैं ना। जैसे कि गैस का निकलना Na+ अगर HCl को यानी सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलिए अब उष्मा का निकलना यानी ताप का निकलना। ताप का निकलना, ताप जब CH4 को यानी मेथेन गैस को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 + H2O बनता है। CO2 + H2O बनता है। अब CO2 + H2O बनता है, साथ में निकलता है उष्मा यानी ताप, हीट। तो इस तरह का क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है उसमें परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकलेगा, ताप का निकलेगा और अवक्षेप का बनेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। चलिए उतार लिए, पॉज करके आप उतार लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, समीकरण इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र में या संक्षिप्त रूप में लिखना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र में लिखना या फिर संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सोडियम, फुल लिख लेते हैं, प्लस क्लोरीन, अभिक्रिया करेगा तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक, सोडियम क्लोराइड। अब इसी को अगर हम इक्वेशन में लिखते हैं, सोडियम को हम लोग यानी लिखते हैं सिंबल में, प्लस क्लोरीन को लिख लेते हैं Cl, इसी को हम सोडियम क्लोराइड को यानी Cl लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला में हम लिख दिए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक, अब रासायनिक समीकरण जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, ये 2 प्रकार की होती है। एक होगा बैलेंस समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस इक्वेशन। मतलब संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे संतुलित, इस बार का एग्जाम में भी पूछा है 2024 में, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। चलो
संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, हम लोग जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया जब हम पढ़े तो इसमें एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। मतलब अभिकारक और प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। उसको लिख लेते हैं, चलिए तो जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ। नए पदार्थ। रिएक्टेंट जो है ये तीर के बाएं साइड होता है और प्रोडक्ट तीर के राइट साइड। राइट साइड, ठीक। इसको हम लोग बेसिक पढ़ लिए। चलिए, तो संतुलित समीकरण बोलते हैं जब अभिकारक और प्रतिफल बोले या उत्पाद बोलो, जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे H2 प्लस O2 इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है H2। तो अब देखिए कि तीर के जो बाएं साइड है वो रिएक्टेंट है और तीर के जो दाएं साइड है वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, चलो परमाणु संख्या बराबर, ठीक। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो भाई ये तो परमाणु की संख्या बराबर हुआ नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ आगे में हम 2 लगा देते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2 है, यहाँ पर भी 2 लगा दिए। अब देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। अब असंतुलित समीकरण हम लोग बोलते हैं जब अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु की संख्या बराबर ना हो। जब अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु की संख्या बराबर ना हो। बराबर ना हो और संतुलित समीकरण कहलाता है।
जैसे Na+Cl2 NaCl। देखिए यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। अगर यहाँ हम 2 नहीं लगा देते हैं दोनों साइड तो ये असंतुलित होगा, परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित समीकरण है। ठीक, तो दोस्त क्या आज पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन था। कल से जो है हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे कि असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण में संतुलित करना क्यों जरूरी हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक।